सो हमें स्टीरियो आइसोमर्स करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, सो इन लास्ट क्लास वी हैव डन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जनरली सिस ट्रांस मिलते हैं और साथ में फेक और मर भी मिलते हैं। स्क्वायर प्लेनर में तो हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ सिस ट्रांस पॉसिबल थे। यहाँ पे दो तरीके के नए आइसोमर्स आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेक और मर। फेक स्टैंड्स फॉर फेशियल एंड मर स्टैंड्स फॉर मेरिडोनियम। क्या होते हैं आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू सेकंड्स। तो स्टार्ट अगर हम लोग करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, 6 लिगेंड्स होंगे साइमल्टेनियसली। और इन 6 लिगेंड्स में क्या होगा, अगर हमारे पास Ma6 है मतलब सारे लिगेंड एक जैसे से हैं या उसमें से एक लिगेंड डिफरेंट, लेकिन अगर एक लिगेंड डिफरेंट है या फिर अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये तीनों क्या करेंगे, सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और इन तीनों ही केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होती है। इनके अलावा जितने भी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें से सारे या मोस्ट ऑफ देम वुड बी एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो सबसे पहला है Ma4B2, Ma4B2 जिसमें मेटल है, उसमें ए टाइप का एक लिगेंड है और फिर एक बी टाइप का लिगेंड है, फॉर एग्जांपल CONH3 4Cl। अब इसमें क्या है, बीच में कोबाल्ट है और 4 NH3 हैं। तो 4 NH3 किस तरीके से लग सकते हैं, इसमें चारों NH3 एक साथ लग सकते हैं और 2 Cl एक साथ लग सकते हैं। जब दोनों Cl एक साथ होंगे तो उसे हम सिस आइसोमर बोलेंगे। और जब इन दोनों Cl आइसोमर्स को इन दोनों Cl लिगेंड्स को अगर अपोजिट डायरेक्शन में अटैच कर दिया जाए, जैसे हमें दिख रहा है एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया, तो ये बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Cl इधर मैं कर देता हूँ, Cl इधर कर देता हूँ, बाकी चारों पोजीशंस पे NH3। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम कंपाउंड। ये भी क्या है, एग्जैक्टली सेम ही कंपाउंड है, Cl। तो ये Cl इस Cl के अपोजिट पोजीशन पे है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रांस। तो जितने भी हम लोग कंपाउंड बना पाएंगे या तो हमारा सिस बनेगा या फिर हमारा ट्रांस बनेगा, जिस पोजीशन उसकी एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाएगी एंड दोस पोजीशन वुड बी आइडेंटिकल, सेम ही एग्जैक्टली सेम होंगी। ठीक है, तो Cl अगर दोनों अपोजिट हैं या दो लिगेंड्स जो B2 है, ये दो लिगेंड्स हैं और ये दोनों अगर अपोजिट रहते हैं तो ये ट्रांस होंगे, अगर दोनों साथ में रहते हैं तो ये ऑब्वियसली सिस रहेंगे। अब नेक्स्ट विल टॉकिंग अबाउट Ma4BC। अब हमारे पास दो डिफरेंट लिगेंड है, B और C, और चार एक तरीके के लिगेंड है। इस केस में क्या होगा कि BC की हम पोजीशन देखेंगे, अगर ये BC साथ में हुए तो वो सिस आइसोमर होगा और BC अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। ओके, सो यहाँ पे B और C दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं और बाकी चार सेम है। तो जो चार सेम है उनको हम लोग कैसे भी कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। हमारे पास दो ही तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एक आएगी सिस और एक आएगी ट्रांस। सिस कौन सी होगी, जब B और C दोनों साथ में होंगे, दैट वुड बी सिस, एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज लिगेंड आर अपोजिट टू ईच अदर, तब उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू दी फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर्स हैं। फेशियल और मेरिडोनियल को हम लोग फैक FAC शॉर्ट फॉर्म में और मर आइसोमर भी बोलते हैं। फैक स्टैंड्स फॉर फेशियल एंड मर स्टैंड्स फॉर मेरिडोनियल। मेरिडाइनल। सो फेशियल और मेरिडाइनल कहाँ से आए? फेशियल ये हम्म, तो फेशियल जो आइसोमर होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल के एक फेसेस पे तीनों सेम लिगेंड एग्जिस्ट करते हैं। और मेरिडोनियल क्या होता है कि जो मेरिडियन है मतलब इक्वेटोरियल पोजीशंस है, वहाँ पे अगर तीनों लिगेंड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तब उसे मेरिडोनियल बोला जाता है। लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल मोर। अगर हमारे पास Ma3B3 कॉम्प्लेक्सेस है,
तो फैक और मर दिखाने के लिए हमारे पास A3 एंड B3 होना ज़रूरी है, मतलब 3 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए और 3 लिगेंड एक जैसे से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर प्लैटिनम है, पहले मैं ऑक्टाहेड्रल के 4 ये बना लेता हूँ। सो ये वाले जो पोजीशंस हैं, ये जो पोजीशंस हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ये वाली जो पोजीशन है ऊपर नीचे वाली वो होती है एक्सियल पोजीशन। तो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस होती कौन सी हैं। अब इसको ये 4 लाइन्स हैं इनको मैं रब कर रहा हूँ बिकॉज इनका कोई वो नहीं है। तो ये वाली जो बीच की 4 हैं ये इक्वेटोरियल है, ऊपर और नीचे वाली एक्सियल है। अब मैं ए को कैसे प्लेस कर सकता हूँ, ए को मैंने यहाँ पे प्लेस करा, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ए ए एंड ए। अब दूसरा ए मैं यहाँ लगा सकता हूँ या फिर दूसरा ए मैं यहाँ लगा सकता हूँ। अगर तीनों के तीनों ए सेम इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तब उसे हम लोग बोलते हैं मेरिडायनल, ठीक है, तब वो बन जाता है मेरिडायनल। और अगर मैंने ए को कहाँ लगा दे, ए को मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया तो ये बन जाएगा फेशियल। अब फेशियल कैसे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के फेसेस होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक लेफ्ट साइड वाला फेस है, तो इस फेसेस पे तीनों जो लिगेंड है वो सेम है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर। तो कुछ नहीं करना, जस्ट 3 आइसोमर ढूंढने हैं, अगर वो तीनों आइसोमर, सॉरी 3 लिगेंड्स ढूंढने हैं, अगर वो तीनों लिगेंड्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो मेरिडोनियल होगा, और अगर वो तीनों पोजीशंस, 2 इक्वेटोरियल की है और एक फेशियल की है और वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा फेशियल, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, और इसका मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, अपना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कराता हूँ, सो दैट तुम्हें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फेशियल आइसोमर में Cl ये जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री होगा फेशियल में, ठीक है। वायलेंट मेरिडोनियल में क्या होगा कि 2 तो 90 डिग्री के होंगे और एक 180 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से भी तुम ध्यान रख सकते हो कि मेरिडोनियल है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होगा फॉर 2, और एक का क्या होगा 180 डिग्री होगा, और फेशियल में सारे ही 90 डिग्री होंगे, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन, PT NH3 थ्राइस H2O थ्राइस, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका मुझे फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बनाना है। तो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बीच में प्लैटिनम लिखूंगा 2 जगह पे, फिर 6 डंडियाँ बनाऊंगा, मतलब 6 लाइंस में क्रिएट करूँगा, 4 हो जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 हो जाएंगी एक्सियल, एक ऊपर और एक नीचे। अब NH3 को मैं प्लेस करता हूँ, तो NH3 मैंने ऊपर प्लेस किया, NH3, एक NH3 इधर प्लेस किया, एक NH3 इधर प्लेस किया, H2O को मैंने इधर प्लेस किया। अब इसमें मैंने NH3 को इधर प्लेस किया, एक NH3 को मैंने इधर प्लेस किया, एक NH3 को इधर प्लेस किया, और H2O को इधर प्लेस किया, ठीक है। तो अब हमें देखना है, क्लियरली चेक करना है, यहाँ पे जो NH3 है वो एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो मतलब ये क्या बना रहा है, एक फेस बना रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वैसे इधर से ऐसे दिखाया नहीं जाएगा, एनीवेज मैं बना देता हूँ। ये हो गया एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये होते हैं फेसेस,
1 2 3 4, तो 4 फेसेस अबव होंगे एंड 4 फेसेस बिलो। तो इसके पास कितने हैं? 8 फेसेस है। 8 फेसेस मतलब 8 मतलब ऑक्टा, तो ये है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो ये जो फेसेस पे है, अगर NH3 इधर है और इधर लगा हुआ है फेसेस पे, ठीक है, जैसे इधर NH3 लगा हुआ है, इधर NH3 लगा हुआ है और इधर NH3 लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? एक फेस के ऊपर तीनों लिगेंड सेम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, ये है फेशियल आइसोमर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक NH3 इधर है, एक NH3 इधर है और एक NH3 इधर है, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये वाले बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री का है, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, और ये NH3 PT NH3 वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री का है। तो इस तरीके से ये हो गया मेरी डायनल, ठीक है। तो मेरी डायनल या मर आइसोमर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर तीनों OH2 सेम ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे तो भी वो मायरोडायनल आइसोमर रहेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? हाँ हाँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी लगाओ, जैसे भी लगाओगे तुम्हारे दो ही आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा फेशियल और एक बनेगा मेरिडोनियन। अगर तुम्हारे इससे ज़्यादा भी बन जाएंगे ना तो तुम देखना उसको क्लियरली कि दो तो आइडेंटिकल होंगे। हम्म, कोई भी पोजीशन वो एक्वायर कर सकते हैं, बट अगर तुम देखोगे रिलेटिव पोजीशन करके तो दो ही आइसोमर होंगे वो। नाउ वी कम टू दी MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। सो AB क्या है? AB ऑब्वियसली एक बाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड, एंड दिस लिगेंड इज अनसिमेट्रिकल। ये जो लिगेंड है वो क्या है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, तो अगर तुम इसे बीच में से काटोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज बन रही है वही राइट हैंड साइड पे इमेज भी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर मैं इसमें ग्लाइसिन ले लेता हूँ, CH2 NH2 एंड COO नेगेटिव, तो अगर इसको मैं बीच में से काटूंगा तो लेफ्ट साइड पे NH2 है और राइट साइड पे COH है, तो ये बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ये UA अनसिमेट सॉरी अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। अब ये जो तरीके का जो आइसोमेरिज्म है वो अनसिमेट्रिकल में ही मिलता है। सिमेट्रिकल अगर मैं बनाना चाहूँ तो सारे लिगेंड सेम हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डू आई हैव स्पेस। तो अगर मैंने यहाँ पे मेटल लिया और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NH2 ऐसे, ठीक है, इस तरीके कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो तुम देखो कि सारी जो पोजीशंस हैं उन पे सेम ही एलिमेंट आ रहा है, और हमने पढ़ा है कि MAA3 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज कैन नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कितना भी मेहनत करके उसकी पोजीशन एक्सचेंज करो, कंपाउंड एग्जैक्टली सेम ही बन के आएगा। तो यहाँ पे तो तुम्हारा कोई और कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं सकती है तो कि तुम इसको एक्सचेंज कर दो। अगर मैं इसको फिर से बनाना चाहूँ तो मैं
अब मैं NH2 को यहाँ रख देता हूँ, NH2, और इधर से NH2 ले लेता हूँ, इधर NH2, 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 NH2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है मैंने 1, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया 2, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, क्योंकि हर पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इनकी जो पोजीशंस हैं वो इसकी और इसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, बस इसको मैं अगर 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। तो इस केस में अगर सारे लिगेंड्स ही सेम होते हैं तो उसमें अगर हम लोग लिगेंड को कहीं पर भी अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो आइसोमरिज्म सिस या ट्रांस या फेक और मर आइसोमरिज्म शो करने के लायक नहीं होता है। तो यहाँ पे काम आता है अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस, अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस लाइक ग्लाइसिन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैं इधर एग्जांपल दिखाता हूँ। कोबाल्ट है, एक पे NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन है, पहले NH2 फिर ऑक्सीजन, NH2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो NONON। अब ये और किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ में है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ में है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में। अब हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसमें NH2 हम लोगों ने चेंज कर दिया, CO एज इट इज रहा, इसको एज इट इज रख दिया, NH2CH2COO, NH2CH2COO। इसकी पोजीशन यहाँ पे पहले क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। अब इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, पहले यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। अब तुम देख सकते हो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के पास में है, ठीक है, विच इज नॉट द केस। यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से के साथ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ दिख रहा है। पहले केस में सारे ही जो पोजीशन थी, एक एक पे ऑक्सीजन लगा हुआ था और एक पे नाइट्रोजन लगा हुआ था, तो ये क्या है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये डिफरेंट आइसोमर्स बन गए हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ये फेशियल है या मेरिडियनल है। तो तुम देखो नाइट्रोजन एक अलग है और ऑक्सीजन इधर है, तो अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो 3 नाइट्रोजन है वो एक फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला एक फेस है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है एक फेशियल आइसोमर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये क्या है, एक मेरिडोनियल पे होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिख क्यों नहीं रहा है मुझे ढंग से, तो इसमें दूसरा वाला नहीं है कि तीन एटम सेम एटम इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, वो वाला यहाँ पे है नहीं, बट यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इनके बीच में देखो एक एंगल आ रहा है 180 डिग्री और दो 90 डिग्री। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल आ रहा है 180 डिग्री और दो 90 डिग्री, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, मेरिटोनियल आइसोमर हो गया। तो ये डिफरेंट तरीके का आइसोमर है लेकिन है मेरिटोनियल, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल कितना है 180 डिग्री है। ऑल्दो जो हम लोगों ने बोला था कि दूसरी तरीके से जैसे हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो तीनों जो नाइट्रोजन होते हैं या तीनों ऑक्सीजन होते हैं वो एक ही पोजीशन पे, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, तो दैट वुड आल्सो बी अ मर आइसोमर। तो मैं बना के दिखाता हूँ उसे। सो ये कोबाल्ट है, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। तो ये जो आइसोमर है ये मेरिटोनियल आइसोमर ही है, बस उसी तरीके से बनाया है। इसमें जो तीनों नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन इधर, तीनों ही नाइट्रोजन कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेरिटोनियल आइसोमर। और अगर ऑक्सीजन का हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो ऑब्वियसली ये दोनों रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें दिखे कि दो जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का भी एंगल है तो वो ऑटोमेटिकली मर आइसोमर तुम्हारा
बन गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम ही वो है, दो ही बनेंगे इसमें। ठीक है, नाउ वी कम टू Ma2B2C2। हमारे पास तीन तरीके के लिगेंड्स हैं और उनकी अमाउंट भी 2 है, तो दो दो होंगे। तो इसमें हम लोग पेरिडीन मैंने ले लिया, 2 पेरिडीन हो गए, 2 अमोनिया हो गए और 2 Cl हो गए। तो एक आइसोमर हमारा ये बन गया। दूसरा आइसोमर में हम लोग क्या करेंगे, 2 की पोजीशन फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेरिडीन यहाँ पे था तो इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई है। और फिर क्या किया है, NH3 और PY की पोजीशन चेंज की है। ये PY था और ये NH3 था, तो NH3 को हम इधर लेके आ गए, PY को इधर लगा। तो ये तो ऑल सिस हो गया, सारे PY के साथ में है, Cl के साथ में, NH3 के साथ में, तो ये सब सिस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांस बनेगा किसके साथ, ट्रांस बनेगा PY के साथ। इसी तरीके से ट्रांस बन सकता है Cl के साथ, एंड ऐसे ही ट्रांस बन सकता है NH3 के साथ। तो 1 2 3 4, 4 तो आइसोमर हम लोगों ने बना लिए। अब उसमें से एक को हम लोग, जैसे ये Cl वाला है तो यहाँ पे क्या किया है कि Cl ये ट्रांस हो गया। ठीक है, तो ऑल सिस और 3 का ट्रांस कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ की क्या पोजीशन है, और लास्ट में क्या कर दिया, ऑल ट्रांस। Cl के अपोजिट Cl, PY के अपोजिट PY एंड NH3 के अपोजिट NH3। तो ये 5 तरीके का आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला बनेगा ऑल सिस, दूसरा बनेगा ट्रांस विद ए का ट्रांस, तीसरा बनेगा ट्रांस विद बी, फोर्थ बनेगा ट्रांस विद सी, एंड फिफ्थ बनेगा ऑल ट्रांस। सारे ट्रांस होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये तुम खुद करके आना। कोबाल्ट NH3 ट्वाइस, H2O ट्वाइस एंड Cl2 ट्वाइस। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है। अगर मुझे इसको सही बनाना है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए। यहाँ पे X-2, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसके तुम बनाना 5 आइसोमर बनाएंगे और 5 आइसोमर इसको बनाना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस और ट्रांस के अलावा फैक और मर बन सकते हैं और कोई फर्दर आइसोमर नहीं होते। तो 4 ही तरीके के आइसोमर होते हैं और बाकी जितने भी आइसोमर बन सकते हैं, बाकी जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, दे आर ऑल नेमलेस। बस हमें एक पोजीशन को डिफरेंट लगा के दूसरी पोजीशन को डिफरेंट लगा के ही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज MABCDEF। इसमें क्या है कि 6 के 6 लिगेंड्स को हम लोगों ने डिफरेंट ले लिया। तो 6 के 6 लिगेंड्स को अगर हम लोग डिफरेंट ले लेंगे, सो दैट वुड रिजल्ट इन 15 पॉसिबल आइसोमर्स। 15 डिफरेंट टाइप के पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे और ये तुम्हारा होमवर्क है। तो तुम्हें 15 डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनाने हैं इसमें। और हाँ, सिस ट्रांस नहीं होगा, फैक्मर नहीं होगा, लेकिन 15 डिफरेंट तरीके के इक्वेशंस, सॉरी पोजीशंस पे लग सकता है। एक बार जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। पिरीडीन लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया NH3, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे I। तो पिरीडीन को मैंने कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन पांचों की एक वो पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं देखता हूँ कि पिरीडीन के ट्रांसपोजिशन पे आई है, तो अब मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, और ब्रोमीन की जगह आयोडीन इधर कर दिया, Cl इधर कर दिया, NH3 इधर कर दिया एंड NO2 इधर कर दिया। ठीक, तो एक आइसोमर ये बन, नहीं नहीं, कांस्टेंट मतलब जिसकी जो पोजीशन है उसको वहीं पर रहने दिया। पिरीडीन यहाँ पे, तो पिरीडीन को मैंने यहीं रख लिया, बाकी सारी पोजीशन को मैं इंटरचेंज करता रहूँगा। ठीक है, तो हाँ, अब दूसरा मैं तीसरा भी बना के दिखा देता हूँ। पिरीडीन को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अब Br यहाँ पे था, अब मैं NO2 लगा देता हूँ। NO2 I इधर, Br इधर
NH3 इधर एंड Cl इधर, ये तीसरा आइसोमर बन गया। चौथा आइसोमर PY एज इट इज उसी पोजीशन पे, अब यहाँ पे NH3 लगा देते हैं, एक इधर, थर्ड फोर्थ हो गया ये, फिफ्थ में पेरिडीन एज इट इज वहीं पर ही। अब क्या बचा, Cl नहीं लगा तो Cl लगा देते हैं, I इधर Br इधर, NH3 इधर एंड NO2 इधर। तो 5 आइसोमर तो ये बन गए। अब 15 बनने हैं, तो अब क्या करूँगा मैं, दो को कांस्टेंट रख लेता हूँ या किसी और को कांस्टेंट रख लेता हूँ, बाकी सारी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर हम लोग करते जाएंगे तो हमारे ओवरऑल 15 आइसोमर्स बन जाएंगे। बस तुम्हें देखना है कि उनकी पोजीशन कैसी है। तो इधर तुमने ट्रांस वाली पोजीशन को चेंज कर लिया, अब पी वाई को सेम कांस्टेंट रखो। यहाँ पे जैसे ये सब कुछ सेम हो गया, अब आई और बी आर और सी एल को एक्सचेंज कर लो, या एन एच थ्री सी एल को कर दो। यहाँ पे देखो एन एच थ्री सी एल एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बी आर को इधर कर दो, सी एल को इधर कर दो, तो एन एच थ्री बी आर अपोजिट हो जाएंगे। इस तरीके से तुम करते रहोगे तो बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे, और जब करने बैठोगे तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो एग्जैक्टली सेम होंगे, तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो सेम ना हो, नहीं तो तुम 15 से ज़्यादा बना लोगे। ठीक है, बस यही थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के इनके अलग अलग आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, वैसे इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर नहीं नहीं, किसी को भी तुम्हारी मर्जी से जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसको उसी पोजीशन पे छोड़ देना, और बाकी सबकी पोजीशन चेंज करते रहना। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो कि NH3 को इधर, जैसे मैं NO2 को पोजीशन उसकी कांस्टेंट रख लेता हूँ, मतलब उसी को उसी पोजीशन पे रख लेता हूँ, और इन सबको क्लॉकवाइज मूव कर देता हूँ, इसको इधर 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 कर देता हूँ, तो ये एक आइसोमर ये भी बन जाएगा एकदम अलग। तो ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। हाँ, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जितने बन सकते हैं तुम बना के देख लेना। ठीक है, उससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा और कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, कहीं पर भी तुमसे 15 आइसोमर नहीं बनवाए जाएंगे। और अगर हम लोग नेचर की बात करें तो ओनली 3 आइसोमर्स हैज बीन आइसोलेटेड। कितने पॉसिबल है, 15 पॉसिबल हैं, लेकिन कितने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 3 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो 15 जो थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, प्रैक्टिकली उसमें से 3 ऐसे आइसोमर हैं जो हम लोगों ने नेचर से आइसोलेट किए हैं। उसके अलावा 15 वो बनाते ही नहीं, खुद ही नहीं बनाता नेचर। ठीक है, नाउ वी कम टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स, जहाँ पे एक हम लोग बाइडेंटेड लेंगे और दो मोनोडेंटेड लेंगे। तो ए क्या है, बाइडेंटेड है, और बाइडेंटेड ए का मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इट इज अ सिमेट्रिकल। डाइडेंटेड लेंगे तो ये जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकल है। तो जैसे CO EN2 Cl2 COEN NO2 एंड ऑक्सिलेट 2 लिए हैं और Cl लिया है। तो ये बहुत सिंपल है, सिस और ट्रांस बन सकते हैं। ये CO को लगाओ, यहाँ पे Cl क्या है, दोनों साथ में है तो इट इज सिस, और Cl दोनों अगर अपोजिट पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये ट्रांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये NCERT में 12th क्लास में ये क्वेश्चन था कि हमारे पास कंपाउंड है COEN2 Cl2, राइट डाउन इट्स पॉसिबल आइसोमर्स। तो पॉसिबल आइसोमर्स क्या लिखते हैं हम लोग, एक तो ये बनाते हैं सिस आइसोमर, बनाने से अच्छा पहले लिखा हुआ है, तो एक बनाते हैं ट्रांस। तो ये दोनों आइसोमर बनते हैं, उसमें से ये जो Cl वाला है ये क्या दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखाता है। तो Cl ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, मिरर इमेज बनानी है। अब अगर मिरर के पास में Cl है तो इधर भी Cl ही आएगा, तो मिरर इमेज बना दो, और मिरर इमेज बना के ये बन गया। तो एक ये तीसरा आइसोमर बनता है जो कि सिस ही है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हम्म, तो ये तुम्हारा दूसरा बन गया।
नाउ वी कम टू MAA2AB। अब AB क्या है, अलग अलग है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अगर चार सेम हो या इसको उसी तरीके से ले सकते हैं, MA4BC, इसी तरीके कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि चारों पोजीशन पे सेम ही एटम्स अवेलेबल है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम देखोगे कि B और C क्या है, Cl है और NH3 है, या A और B NH3 Cl है। तो जब दोनों साथ में हैं तो वो सिस आइसोमर है, और दोनों अपोजिट हैं तो ये ट्रांस आइसोमर है। ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? क्योंकि तुम अगर इसकी आइस मिरर इमेज बनाओगे तो सेम ही बनेगा। ऊपर Cl नीचे Cl, तो एग्जैक्टली सेम बन रहा है। अब इसको तुम उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि ऑप्टिकली कोई चीज़ एक्टिव है या इनएक्टिव है कैसे पता चलेगा। सिंपल है, पहले उसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बना के फिर उसको उठा के दूसरे के ऊपर रख देना है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में करते थे। मिरर इमेज बनाया, उसका दूसरे का के ऊपर अटैच किया। अगर पीछे वाला दिख रहा है तो वो ऑप्टिकली मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर एग्जिट सेम बन रहा है मिरर इमेज बना के, तो अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होती है तो वो अकायरल होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि तुम्हें याद आ रहा होगा कि ऐसा होता है। नेक्स्ट इज MAA2B2। तो इसमें तीन केसेस हैं। इसको मैंने इसी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। तो Cl सिस, NH3 सिस। तो ये हो गया ऑल सिस। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑल ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन इधर इतनी बड़ी साइकिल नहीं बना सकता। तो ये एग्जैक्टली दो पोजीशंस पे आएगा और दोनों पोजीशन सेम ही होनी चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब क्या है, NH3 Cl था, तो अब मैंने क्या किया, Cl को सेम रखा, NH3 को कर दिया। तो ये हो गया सिस एंड ट्रांस, ठीक है। और इधर क्या है कि NH3 को बीच में रखा और Cl को ट्रांसफर रख दिया। तो इस तरीके से तीन आइसोमर हमारे पॉसिबल है। तुम्हें बस दिमाग लगाना है, इसको करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है क्योंकि दिमाग तेज होगा इससे कि कितने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन तुम बना सकते हो। नेक्स्ट इज MAB2A2। तो AB2 मतलब क्या है कि डाइडेंटेड लिगेंड ले रखा है और वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एक पोजीशन अलग होनी चाहिए, दूसरी पोजीशन अलग होनी चाहिए। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, विच इज NH2 CH2 COOH। और ग्लाइसिन हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग उसका एनायन यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद NO और दो Cl जो हमारे बचे उनको अलग अलग कर दिया, मतलब ट्रांस साथ में रख दिया। तो ये तो हो गया। पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल है CO ग्लाइसिन GLY, ग्लाइसिन का ट्वाइस एंड Cl ट्वाइस। तो इन Cl को पहले मैंने यहाँ पे रखा और ये किया, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो यहाँ पे ये फिक्स है, नहीं इसको तो चेंज ही कर दिया। अच्छा, क्लोरीन फिक्स किया यहाँ पे, Cl को यहाँ पे एज इट इज फिक्स कर दिया। NO, इन दोनों को इंटरचेंज किया है और इन दोनों को इंटरचेंज करके N इधर आ गया, O इधर आ गया, N इधर आ गया, O इधर आ गया। उसके बाद क्या किया कि एक को फिक्स कर दिया यहाँ पे NO को, तो NO यहाँ पे रह गया। एक को चेंज कर दिया और Cl को एज इट इज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बनाना बैठोगे तो तुम्हारे बहुत से 5 तरीके के बन जाएंगे। तो जैसे ये है ऑल ट्रांस, ये वाला है, इसमें दोनों नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन वाले सिस हैं। 2 सिस एंड 1 ट्रांस है। इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसमें एक सिस है और बाकी का बता नहीं सकते कि क्या है वो, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो 5 कॉम्बिनेशन तुम्हारे बनेंगे, तुम बना के देखना है, इसके आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट इज MAB2AB टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या है, AB अलग अलग पोजीशन है तो 6 कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारे यहाँ पे बनेंगे।
ट्राई करना, यू विल गेट इट। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो एक यही काम कर सकते हो, इन कॉम्प्लेक्सेस को लिखना, अपने हिसाब से इनकी पोजीशंस बनाना, और उसके बाद फिर यहाँ से चेक कर लेना कि उसका आंसर क्या है। तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा तुमने बनाया और कौन सा तुमने नहीं बनाया। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी सेम एग्जाम। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस containing ऑप्टिकली एक्टिव बाइडेंटेड लिगेंड से डाइडेंटेड लिगेंड। तो ये क्या था, NH2CH2CH2NH2, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और दूसरा है हमारे पास प्रोपिलीन डायमीन, जहाँ पे ये NH2 और दूसरा NH2 क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है और यहाँ पे जो NH2 है ये अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक होने के बाद जब ये कंपाउंड उसके साथ अटैच होगा मेटल के साथ, तब वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। क्यों शो कर सकता है, क्योंकि उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोजिबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। तो इसमें क्या किया, एक जगह पे EN लगाया, एक जगह पे PN लगाया, प्रोपाइलिन डायमीन, और Na2 ये कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया सिस आइसोमर। दूसरा सिस आइसोमर क्या होगा, इसको एज इट इज लगाया, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन था सिंगल स्ट्रिक के साथ, उसको इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे NN चेंज करोगे तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये दूसरा सिस आइसोमर बन सकता है। और ट्रांस में इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया। अब ये जो प्रोपाइलिन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो तीनों जो आइसोमर हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर तुम इसमें PN की जगह EN ट्वाइस कर दो, तो इसमें से जो ट्रांस आइसोमर आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल होगी। तो जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर यूज करेंगे तो उस पॉइंट पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे जो ब्रिजिंग होंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। उसके बाद फिर तुम कैसे भी करके आइसोमर्स यहाँ पे बना सकते हो। तो इस केस में क्या है, सारे ही एग्जैक्टली सेम ही है। इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ये OH है, ये OH है, बाकी सारे H2O है। यहाँ पे OH इधर है, इधर है। तो ब्रिजिंग वाले तो सेम ही है। उसके बाद जो OH लगाया है वो यहाँ पे सिस हो गए, यहाँ पे ये दो पोजीशन पे ट्रांस हो गए, और यहाँ पे एक इधर लगाया और एक इधर लगाया, तो इस तरीके से ये भी ट्रांस हो गया। तो ये तीन तरीके के आइसोमरिज्म पॉसिबल है यहाँ पे। अब नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बन जाते हैं तो उनको हम लोग डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि दो आइसोमर हैं तो उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। तो क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है जिसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट है जिससे उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है डायपोल मोमेंट। सो जनरली ऑल ट्रांस आइसोमर्स, मैं सीधा लिखता हूँ, ट्रांस आइसोमर्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो ट्रांस आइसोमर्स की होती है वो हमेशा जीरो होती है, वेरस सिस आइसोमर का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। तो अगर तुम ये याद हो कि अगर तुम ये लिखोगे कार्बन कंपाउंड्स में Cl इधर है, तो डायपोल मोमेंट अगर हम लोग इधर से करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट आती है वो कितनी आ जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन ट्रांस आइसोमर में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती है। सो सेम वही केस है कि जो सिस आइसोमर है उसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा या मिनिमम डायपोल मोमेंट होगा। ट्रांस सिस आइसोमर हैज हाई डायपोल मोमेंट। तो सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं, PtCl NH3 NH3, ठीक है, एंड PtCl Cl NH3 NH3।
तो अगर मैं बॉन्ड डायपोल मोमेंट के बेसिस पे इस कॉम्प्लेक्स को करूँ तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये डायपोल मोमेंट इससे कैंसिल, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा, और इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो नॉन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये क्या है, नॉन पोलर हो जाएगा और ये हो जाएगा पोलर। तो इनमें से डायपोल मोमेंट की वैल्यूज चेक करेंगे। डायपोल मोमेंट की वैल्यूज चेक करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी वो ट्रांस आइसोमर होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सिस आइसोमर होगा, एंड दैट इज ऑलवेज द केस। दूसरा हम लोग केस ले सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओनली those isomers that have permanent dipole moment, नहीं, permanent dipole moment गलत हो गया, only those isomers whose dipole moment changes with vibration are IR active, वो IR एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स, IR रेडिएशन क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन अगर किसी की चीज़ के ऊपर मैं डालता हूँ तो वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो वाइब्रेट कर सकता है, अपनी पोजीशन में बैठा रहेगा और ऊपर नीचे हिलता रहेगा। सो ये जो वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी वाइब्रेशन हुई है, और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये बहुत आराम से फाइंड आउट हो जाता है। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वाइब्रेशन होते हुए डायपोल मोमेंट चेंज होता है तो वो IR एक्टिव होता है और उसकी वैल्यू वहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम उसका आ जाता है। अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 है या उसका डायपोल मोमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो वो जो आइसोमर है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड नहीं कर पाता या नहीं दे पाता। तो ये जनरली देखा जाता है कि जो सिस आइसोमर है उनका ग्राफ आ जाता है, इस तरीके से ग्राफ आता है इनका, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कुछ पीक्स आ जाते हैं। लेकिन जब ट्रांस आइसोमर का देखते हैं तो क्योंकि ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट चेंज होता ही नहीं है, इनकी कोई पीक ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें एक ग्राफ पे पीक दिख रही है तो वो ऑब्वियसली सिस आइसोमर होगा, और अगर जिसका हायर लेने पे पीक नहीं दिख रही है वो हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। बस इतना याद रखना है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी थर्ड ईयर में, उसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा क्या क्या फंक्शन ग्रुप्स हमें दिखते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। वो बहुत कॉन्सेप्ट ड्रिवन, हाँ सब थर्ड ईयर में। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं। तो वो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे हमें बस यही याद रखना है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ग्राफ आता है और उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो आइसोमर होगा वो सिस होगा या फिर वो ट्रांस होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे ये ट्रांस है तो वाइब्रेशन करेंगे तो वाइब्रेशन में क्या होगा, CCl का बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, स्ट्रेचिंग, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो अब स्ट्रेचिंग होने पे भी डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, और जब स्ट्रेचिंग नहीं हुई थी तब भी डायपोल मोमेंट 0 था। इधर से अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो Cl का बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, इधर से भी स्ट्रेच करूंगा तो Cl का बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब पहले यहाँ पे डायपोल मोमेंट कुछ 1.5 था, और अगर मैं इसके वैल्यू Cl के बॉन्ड्स लंबे कर दूं तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, चार्ज इंटू लेंथ होते हैं। अगर लेंथ बढ़ गई तो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, 2.5 होगा, तो डेल्टा म्यू कितना आ रहा है, 2.5 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और डायपोल मोमेंट अगर चेंज होगा तो वो जो कंपाउंड है वो IR स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड से हम लोग
हमें कुछ नहीं करना, बस आईआर स्पेक्ट्रम तुम्हें दो कंपाउंड के दे रखे होंगे या ऐसे बताया होगा कि एक कंपाउंड है जो आईआर स्पेक्ट्रम देता है और दूसरा कंपाउंड है जिसका आईआर स्पेक्ट्रम में कोई पीक नहीं है। तो जिसकी कोई पीक नहीं है वो तुम्हारा ट्रांस आइसोमर है, जिसकी पीक है वो तुम्हारा सिस आइसोमर है, बस यही है। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड विच इज ग्रीनबर्ग्स मेथड है। अब ये ग्रीनबर्ग्स मेथड क्या है, बहुत आसान है। ग्रीनबर्ग्स मेथड में हम लोग एक किलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे NH2CH2COH विच इज ग्लाइसिन, या ऑक्सैलिक एसिड, या फिर इथिलीन डाइमीन। कोई भी किलेटिंग एजेंट हम लोग ले लेते हैं और उसको सिस और ट्रांस दोनों से ट्रीट करा के देखते हैं, और ट्रीट कराने पे हम लोग चेक करते हैं कि कितने मोल्स ऑफ किलेटिंग एजेंट उसने यूज किया। सो फॉर एग्जांपल PtCl2Cl2 NH3 NH3, तो ये सिस आइसोमर हो गया, और एक है हमारे पास ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला ग्लाइसिन या ऑक्सैलिक एसिड, क्या डालूं, ग्लाइसिन डाल देता हूँ, NH2CH2COH। तो ये क्या करेगा कि NH3 तो रिएक्ट करेगा नहीं, यहाँ से Cl जाएगा, तो पहला Cl गया तो यहाँ पे NH2CH2COOH था, यहाँ से Cl है और फिर से Cl बॉन्ड टूटेगा और ये इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी, या तो ऐसे कर लो, बट वो तो दिखाना पड़ेगा, OCO ऐसे। और अगर मैं ट्रांस में बात करूं तो NH2PT NH3 NH3, फिर यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, NH2COH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2COH। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो दोनों Cl साथ में थे और दोनों Cl ही जाएंगे, तो उसमें अगर दोनों Cl चले गए तो यहाँ पे अगर ये किलेटिंग एजेंट है तो ये दोनों एक ही साथ मिलके कंबाइन कर जाएंगे, तो यहाँ पे कितना यूज होगा, 1 मोल ऑफ किलेटिंग एजेंट इज यूज्ड। तो कितना यूज हुआ है, 1 मोल ही यूज हुआ है, और जब इसमें डाला तो हमारा दिख रहा है कि 2 मोल्स ऑफ किलेटिंग एजेंट्स आर यूज। क्यों 2 मोल यूज हुए, क्योंकि यहाँ पे NH2 था, CH2COH, अब ये COH क्या है, दूसरी पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे जाके बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि रिंग स्ट्रेन हो जाएगा और वो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो उस बेसिस पे कि किलेटिंग एजेंट बनेगा तो किलेट तभी बन सकता है जब दोनों सिस पोजीशन हो। तो किलेटिंग एजेंट कहाँ अटैच हो सकता है, सिर्फ सिस पोजीशन पे अटैच हो सकता है, ट्रांस पोजीशन पे अटैच नहीं हो सकता। तो ट्रांस पोजीशन पे अगर वो अटैच हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल उसके यूज होंगे, और सिस पे कितना यूज होगा, 1 मॉलिक्यूल यूज होगा। अब मैं क्या करूँगा, टाइट्रेशन करूँगा, टाइट्रेशन से पता लगाऊंगा कि मैंने 10 मोल डाले थे तो कितने मोल यूज़ हुए हैं, 1 मोल यूज़ हुआ है, 2 मोल यूज़ है। उसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा अगर 1 मोल यूज़ हुआ है तो वो सिस आइसोमर है, 2 मोल यूज़ हुए हैं तो वो ट्रांस आइसोमर है। समझ में आ गया ये? किलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है ये तो बताया तो था। नहीं, किलेटिंग एजेंट्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक साइकिल बना सकते हैं लिगेंड के साथ। हाँ, तो एक रिंग बननी चाहिए, रिंग अगर बन रही है तो वो पॉसिबल है। तो ये डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जनरली, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे NH2 NH2 तो PT है तो NH2 NH2 CH2 CH2, तो ये जो रिंग बन रही है इसको हम लोग किलेटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे वही दे रखा है, सिस्प्लैटिन है, सिस्प्लैटिन ये यूज़ किया है, और ये ट्रांसप्लैटिन। अगर तुम्हें पता होगा कि जो सिस्प्लैटिन और ट्रांसप्लैटिन में दोनों में से सिस्प्लैटिन यूज़ होता है कैंसर में। तो कीमोथेरेपी में सिस्प्लैटिन किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि DNA का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक बेस यहाँ पे होता है, एक बेस यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, दोनों सील हटा के यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब ये DNA के ऊपर अटैच हो गया तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता, और वो DNA खराब हो जाता है और DNA मर जाता है।
तो कैंसर में क्या होता है कि सेल्स कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते ही जाते हैं। तो ये जो म्यूटेशन होती है बहुत ख़राब हो जाती है, तो सिस्प्लैटिन दिया जाता है। ये सिस्प्लैटिन्स उन्हीं सेल्स के पास जाता है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है रॉ मटेरियल की, क्योंकि वो बार बार कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो जो ज़्यादा रेप्लिकेट होंगे तो वो खाना भी ज़्यादा खाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन पोजीशंस पे या उन सेल्स को ज़्यादा खाना चाहिए होता है। तो सप्लाई हमारी बॉडी क्या करती है, बाकी सारे ऑर्गन्स को या बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को भूल जाती है और वहीं पर ही खाना देने में लग जाती है। तो जितनी भी दवाई खाओगे वो जाके वहीं पर पहुंचेंगी, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई सॉरी, हाँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये सिस्प्लैटिन भी क्या होता है, नॉर्मल सेल्स के पास जाने की बजाय ये इधर पहुंच जाता है, और जब कैंसरस सेल के पास जाता है वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेशन हो रहा है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, दूसरे डीएनए से तीसरा डीएनए बन रहा है, तो सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और वो एक ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ये सिस्प्लैटिन वहाँ पे जाता है, दो ग्वानिडीन पोजीशंस पे अटैच होता है, और वहाँ पे ये सिस्प्लैटिन अटैच होने के बाद उसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो बंद कर देता है। इस तरीके से सिस्प्लैटिन जो दवाई है वो यूज़ होती है। तो सिस्प्लैटिन यही है। नेक्स्ट ईयर बायो इनऑर्गेनिक में हम लोग सिस्प्लैटिन का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से वो अटैक करता है। तो ये सिस्प्लैटिन है, इसमें अगर तुम COH क्या है, ये COH ऑक्सैलिक एसिड और NH2CH2COH विच इज ग्लाइसिन। तो ये क्या होगा, दोनों Cl को हटा के यह ऑक्सैलिक एसिड अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ग्लाइसिन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल बन रही है। तो ये किलेटिंग एजेंट है। किलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, साइकिल बनाना होता है अगर दो सिस पोजिशन अवेलेबल हो। यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे, दो मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि किसके कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सिस आइसोमर है और कौन ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।